Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is for class 12 yoga. आज की वीडियो में हम चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू योगा टेक्स्ट कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें हम एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर्स दोनों चीजें कवर करेंगे। Starting with the first topic, concept of आहार means diet according to yogic text. हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से योगिक टेक्स्ट में मेंशन देखने को मिलता है आहार के बारे में। आहार का मतलब होता है डाइट, मीन्स हम किस तरह का फूड कंज्यूम करते हैं एंड हमें किस तरह का फूड कंज्यूम करना चाहिए सो दैट जब हम योगा प्रैक्टिस करें तो हमें उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए। ये सभी चीजें हम यहाँ पर समझने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग की बेसिक नीड्स हैं एयर, वाटर एंड फूड। कोई भी ह्यूमन बीइंग है उसके लिए सबसे बेसिक चीजें यही हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं लाइफ की। और बात करें फूड की तो फूड हर किसी की जरूरत है। और सिर्फ फूड तो रिक्वायरमेंट है, बट अगर आप एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं जिसमें आप हेल्दी रहें, आप अपना काम अच्छे से कर पाएं, उसके लिए आपको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। सो फूड एक रिक्वायरमेंट है बट न्यूट्रिशन एसेंशियल है आपके डेवलपमेंट के लिए। सो एक बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस डाइट का होना जरूरी है ताकि हम अपनी डेवलपमेंट कर पाएं एंड अपनी लाइफ में जो भी हमारे गोल्स हैं उन्हें अचीव कर पाएं। जब हम यंगर स्टूडेंट्स की बात करते हैं, जैसे आप हैं, इस टाइम आप क्लास 12th में हैं या फिर आपकी एज के बाकी जो बच्चे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स में जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये फेज होता है डेवलपमेंट का। यहाँ पर यूथ एंड पबर्टी की स्टेजेस में आपका प्रॉपर डेवलपमेंट जरूरी है ताकि आप अपनी लाइफ में अच्छा परफॉर्म कर पाएं इन ऑल द फील्ड्स। सो उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको अपने न्यूट्रिशन पर भी ध्यान देना होगा। एंड क्योंकि इसमें आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, तो इसलिए हम यहाँ पर इन सभी चीजों को समझने वाले हैं कि हम किस तरह से अपनी न्यूट्रिशन पर ध्यान दे सकते हैं, हमें कौन सी चीजें प्रेफर करनी चाहिए और कौन सी चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो बात करते हैं बैलेंस डाइट की। सो बैलेंस डाइट, इसका नेम इंडिकेट करता है कि यहाँ पर हम एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब जो भी चीजें हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड हैं उन्हें एक बैलेंस्ड कंपोजिशन में इनटेक करते हैं। मींस ना ही कोई चीज एक्स्ट्रा होनी चाहिए ना ही कोई चीज कम होनी चाहिए। जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, अगर हमारी बॉडी को किसी चीज की कम रिक्वायरमेंट है तो हम उसे कम कंज्यूम करेंगे। अगर हमारी बॉडी को किसी चीज की ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो हम उसे ज्यादा कंज्यूम करेंगे। तो इसी बेसिस पर हमने बैलेंस डाइट को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में डिवाइड किया है। मींस जो हमारी बॉडी की नीड है, हमें कौन सी चीज ज्यादा कंज्यूम करनी है, वो चीज आएगी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में। और कौन सी चीज हमें कंज्यूम तो करनी है बट उससे हमें जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो हमारी बॉडी में बहुत कम रिक्वायर्ड होते हैं, बट यस रिक्वायर्ड होते हैं, तो इसलिए हमने उन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में रखा है। अंडरस्टूड? तो सबसे पहले बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। ये ऐसे बैलेंस डाइट के पार्ट्स हैं जो हमारी बॉडी को ज्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। For example, carbohydrates, fats, and proteins. These are the three main components of macronutrients. कार्बोहाइड्रेट्स और फैट से हमें एनर्जी और हीट मिलती है। आप जानते हैं हमें कोई भी काम करना है तो जिस तरह से कोई मशीन है उसे भी काम करने के लिए कोई ना कोई एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। लाइक हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, फिर वो उसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है एंड देन वो काम करती है। इसी तरह से हमारी बॉडी को भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है काम करने के लिए। तो वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। देन फैट, ये हमें हीट भी प्रोवाइड करते हैं एंड एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। बट अगर हम प्रॉपरली वर्कआउट नहीं करते हैं तो फिर ये फैट डिपॉजिट भी होने लगता है। सो इसलिए प्रॉपर वर्कआउट करना भी जरूरी होता है। देन प्रोटीन्स, दीज आर क्रूशियल फॉर बिल्डिंग ऑफ टिश्यूज। मतलब हम जानते हैं हमारी बॉडी में डिफरेंट सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, तो टिश्यूज के बिल्डिंग में, सेल्स को प्रॉपरली उनके मेंटेनेंस करने में, इन सभी में इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोटीन्स का। सो ये थ्री मेजर कंपोनेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन्स।
देन कम्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे बैलेंस डाइट का ऐसा पार्ट है जो हमारी बॉडी में इतना ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होगा, बट उसका कुछ अमाउंट हमारी बॉडी में एसेंशियल होता है। एंड इसके लिए हम डिफरेंट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सभी के थ्रू हम ये सभी चीजें इनटेक करते हैं। जो भी हमारे डिफरेंट सोर्सेज रहती हैं फूड की, उनसे हमें डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स मिलते हैं। एंड ये हेल्प करते हैं हमारी बॉडी के टिश्यूज एंड फंक्शंस को रेगुलेट करने में। और साथ ही जो अभी हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, इन सभी को प्रॉपरली यूटिलाइज करने में हेल्प करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसीलिए हमने उसका नाम बैलेंस डाइट रखा है, क्योंकि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दोनों के अपने अपने रोल हैं एंड अपनी अपनी जगह दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। हमें दोनों को ही प्रॉपरली इनटेक करना है। जितना हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है उसी हिसाब से हमें अपनी बैलेंस डाइट रखनी है, ताकि हमें सारी चीजें प्रॉपर प्रपोर्शन में मिल पाए एंड हमारी बॉडी की डेवलपमेंट की नीड्स कंप्लीट हो पाए। अंडरस्टूड? So here are the practice questions from this topic. First question, what is the concept of ahar? Then what is balanced diet? What are the macronutrients and what are the micronutrients? यहाँ पर मैंने आपको आंसर प्रोवाइड नहीं किया है, बिकॉज मैंने अभी आपको सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन किए हैं। सो यू हैव टू ट्राई इट ऑन योर ओन। बट यस, आपको एक सेपरेट क्वेश्चन आंसर वीडियो भी मिलेगी, जहां पर आपको क्वेश्चन आंसर मीन्स क्वेश्चन विद आंसर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप खुद प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है? नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ आहार मीन्स डाइट। अब हम यहाँ पर स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं योगिक डाइट के कुछ क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसका मेंशन हमें देखने को मिलता है श्रीमद् भगवद गीता में, जहां पर योगिक डाइट के 3 टाइप्स बताए गए हैं। मतलब हमें बताया गया है कि जो फूड हम कंज्यूम करते हैं, फूड मतलब जिसे हम आहार कह रहे हैं, जो हम कंज्यूम करते हैं, उसके 3 टाइप्स हो सकते हैं। एक होता है सात्विक, दूसरा होता है राजसिक और तीसरा होता है तामसिक। इन सभी की अपनी अपनी क्वालिटीज होती हैं और इनका अपना अपना नेचर होता है। मींस जो कोई भी पर्सन है, लाइक वो कैसा फूड प्रेफर करता है, उसका वैसा ही नेचर बन जाता है। इसलिए हमें ये देखना है कि हमारे लिए कौन सा फूड बेस्ट है, हमें कौन सा फूड कंज्यूम करना चाहिए, ताकि हमारी हेल्थ सही रहे एंड वो हमारे लिए सही हो। सबसे पहले बात करते हैं सात्विक डाइट के बारे में। सात्विक डाइट सत्व कंसेप्ट पर बेस्ड है। इसका क्या मतलब होता है? ये रिप्रेजेंट करता है प्योरिटी, हार्मनी एंड बैलेंस। मींस हम यहाँ पर एक ऐसी डाइट की बात कर रहे हैं जो बिल्कुल प्योर है। उसमें जो भी हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं, वो फूड फ्रेश है, नेचुरल है एंड सीजनल है। मतलब जिस सीजन का है हम उसी सीजन में कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम दूसरे सीजन में कंज्यूम करेंगे, इसका मतलब कि वो दूसरे सीजन का है, तो मतलब वो फ्रेश नहीं कंसिडर किया जाएगा, सीजनल कंसिडर नहीं किया जाएगा। एंड मिनिमली प्रोसेस्ड, कम से कम प्रोसेस्ड हो या फिर बिल्कुल भी प्रोसेस्ड ना हो, बिल्कुल नेचुरल फूड हो, ऐसा फूड हम कंज्यूम करते हैं सात्विक डाइट में। इससे हमारी फिजिकल हेल्थ भी इंप्रूव होती है और हमें मेंटल क्लैरिटी भी मिलती है। एक योगिक डाइट में यही डाइट रिकमेंड की जाती है। मींस अगर आप योगा के फुल बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, तो उसके लिए सिर्फ योगा ही इनफ नहीं है, आपको योगा के साथ साथ अपनी डाइट पर भी ध्यान देना होगा। एंड आपको कैसी डाइट रखनी होगी? सात्विक डाइट। यहाँ पर सात्विक डाइट को योगिक डाइट भी कहा जाता है, क्योंकि यही रिकमेंड की जाती है विद योगा। बट यस, ये रिकमेंडेड है। बाकी आप इनिशियली एकदम से तो अपनी डाइट चेंज नहीं कर सकते, बट यस, विद टाइम यू शुड ट्राई टू अडेप्ट दिस डाइट. It is considered as condition in which food occurs naturally and liberated from any added substances or preservatives. Means हम यहाँ पर एक ऐसी डाइट की बात करते हैं जिसमें हम नेचुरल फूड को कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें कोई एडेड सब्सटेंस नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। मींस उसका जो प्रोसेसिंग होता है वो मिनिमल है या फिर है ही नहीं। मींस हम बिल्कुल नेचुरल फूड कंज्यूम करें, इसी चीज को सात्विक डाइट प्रमोट करता है। अंडरस्टूड?
सात्विक डाइट में हम जनरली ऐसी चीजों को प्रेफर करते हैं जो अपनी नॉर्मल स्ट्रक्चर में है, क्योंकि अगर हमने उनका स्ट्रक्चर चेंज किया इट मीन्स हमने उन्हें कहीं ना कहीं प्रोसेस किया है। इसलिए हम ज्यादा प्रोसेस ना करें, इसलिए हम रॉ, स्टीम्ड या लाइटली कुक्ड फूड को ही कंज्यूम करते हैं। इसमें आता है होल ग्रेन्स जो हमें कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, पल्सेस, नट्स एंड सीड्स जिससे हमें प्रोटीन्स मिलते हैं, फ्रेश लीफी फूड्स जिससे हमें न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स मिलते हैं, हर्ब्स, नेचुरल स्वीटनर्स जैसे हनी, और ये स्मॉल क्वांटिटीज में कंज्यूम करना चाहिए। तो इस तरह के फूड आते हैं सात्विक डाइट में। अंडरस्टूड। एग्जाम में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सात्विक डाइट क्या है, उसमें आपको बेसिक कंसेप्ट एक्सप्लेन करना है कि यहाँ पर हम प्योरिटी की बात करते हैं, ऐसे फूड की बात करते हैं जो नेचुरल हो, मिनिमली प्रोसेस्ड हो, फ्रेश हो, सीजनल हो, और फिर अगर आपसे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं तो आप ये सभी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। अंडरस्टूड। राजसिक डाइट। राजसिक डाइट में ऐसा फूड आता है जो बिटर, सॉल्टी मीन्स ज्यादा नमक होगा, ज्यादा मसाले होंगे, ज्यादा गर्म होगा, एंड उससे कहीं ना कहीं हम इतना हेल्दी फील नहीं करते हैं, एंड ना ही वो हमारी हेल्थ के लिए इतना ज्यादा अच्छा होता है। अगर हम इस फूड को सात्विक डाइट के साथ बैलेंस ना करें और सिर्फ राजसिक डाइट ही कंज्यूम करें, तो ये हमारी हेल्थ को नुकसान भी पहुंचा सकता है। हमें डिस्कम्फर्ट होगा, डिप्रेशन हो सकता है, इलनेस हो सकती है ऐसे फूड कंज्यूम करके। ऐसे फूड को या तो हम दूसरे फूड के साथ बैलेंस करें या फिर इसको रखें ही ना, यही ऑप्शन बेटर है। बट अगर आप फिर भी इसे रखना चाहते हैं तो इसे हमें बैलेंस करना होगा विद सात्विक डाइट, क्योंकि अगर आप सिर्फ इस पर डिपेंडेंट रहते हैं तो इससे कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ पर भी नेगेटिव इफेक्ट होगा। क्योंकि ये नेगेटिव इफेक्ट होता है सिर्फ इसको कंज्यूम करने से, तो इसलिए राजसिक चीजों को मना किया जाता है कि आपको योगिक डाइट में ये नहीं कंज्यूम करने चाहिए। हाउएवर इनिशियली जब आप योगा स्टार्ट करते हैं तो आप एकदम से अपनी डाइट चेंज नहीं कर पाते, बट यस विद टाइम आपको ये रियलाइज करना चाहिए कि जो चीजें हमारे लिए सही नहीं है उन्हें हमें कंज्यूम नहीं करना। जैसे कैफिनेटेड बेवरेजेस लाइक टी, कॉफी, ये सभी चीजें, और ऐसी चीजें जो ओवर प्रोसेस्ड होती हैं जिसमें आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस ऐड किए जाते हैं, ये सभी चीजें राजसिक डाइट का पार्ट होती हैं। Then next third type is tamasic diet. Not completely cooked, flavorless, smelly, not fit as a contribution to health. Means तामसिक डाइट में ऐसा फूड होता है जो या तो पूरा पका हुआ नहीं है, उसमें फ्लेवर नहीं है, या फिर बहुत ज्यादा स्मेल है, एंड वो हमारी हेल्थ के लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं माना जाता, क्योंकि ऐसे फूड सब्सटैंशियल होते हैं। इससे एक पर्सन में लेजीनेस आती है, एग्जॉस्शन आता है। तो ऐसा फूड कंज्यूम करके आप हेल्दी फील नहीं करते हैं, इंस्टेड आप बहुत थका हुआ फील करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे रेड मीट, अल्कोहल, स्पॉइल्ड फूड, ओवरराइप और अनराइप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, बर्न्ड फूड, ओवरली प्रोसेस्ड फूड सोर्सेज, फर्मेंटेड फूड, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं तामसिक डाइट के। इस तरह के फूड अगर आप कंज्यूम करते हैं तो इनमें बहुत ज्यादा स्मेल होती है, प्रॉपरली कुक्ड नहीं होते हैं, एंड ये आपकी हेल्थ के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं होते। ये तामसिक डाइट का एग्जाम्पल है। एंड ऐसी डाइट योगिक डाइट में कंप्लीटली मना होती है कि आपको ये सभी चीजें कंज्यूम बिल्कुल नहीं करनी है। जैसे कि हमने बात की थी कि जो राजसिक डाइट में हमने चीजें डिस्कस की, तो वो आप अगर शुरू में नहीं भी छोड़ पाते तो वो आप बैलेंस बनाकर चल सकते हैं। मींस जो राजसिक डाइट है उसका बैलेंस बना ले सात्विक डाइट के साथ। बट जो तामसिक डाइट है वो बिल्कुल भी कंज्यूम करने को मना किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो सबसे प्रेफर्ड है वो है सात्विक डाइट। फिर अगर आपको इनिशियली आप योगा स्टार्ट कर रहे हैं एंड आपको अपनी डाइट चेंज करनी है, तो आप इनिशियली पूरा कंप्लीट चेंज तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप राजसिक डाइट को सात्विक डाइट के साथ मेंटेन करें, बैलेंस करें, और फिर टाइम के साथ साथ सात्विक डाइट पर शिफ्ट हो जाएं। बट तामसिक डाइट आपको किसी भी केस में कंज्यूम नहीं करनी है। अंडरस्टूड। So here are the practice questions. What is sattvic diet? Explain rajasic diet. Explain tamasic diet. Okay, so next topic basis of yogic diet. यहाँ पर हम ये बात करने वाले हैं कि जो फूड हम कंज्यूम करते हैं एक योगिक डाइट में, उसमें कैसा फूड होना चाहिए। तो यहाँ पर फूड की दो कैटेगरीज बताई गई हैं, पथ्य एंड अपथ्य।
सबसे पहले पथ्य मीन्स होलसम फूड। जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है, ये फूड हमारे लिए होलसम है, मतलब हमारे लिए ऑलमोस्ट सफिशिएंट है। सो यहाँ पर हम ऐसे फूड की बात कर रहे हैं जो हमें कंज्यूम करना चाहिए, मीन्स वो रिकमेंडेड है। एंड इसमें हम ग्रेन्स, व्हीट, राइस, इन सभी की बात करते हैं। इसके साथ हम मिल्क, घी, ये सभी चीजें कंज्यूम कर सकते हैं। शुगर स्वीट्स, ड्राई जिंजर, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स, पल्सेस, प्योर वाटर, ये सभी चीजें यहाँ पर रिकमेंडेड होती हैं। तो यही पथ्य फूड का पार्ट है। तो पथ्य मीन्स जो हमारे लिए रिकमेंडेड है, जो हमारी बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करता है। सो यही फूड रिकमेंडेड होता है एक योगी के लिए। योगिक डाइट में हमें यही फूड कंज्यूम करना चाहिए। जब हम मिल्क एंड घी के साथ ये सभी फूड्स कंज्यूम करते हैं, तो उससे हमारी बॉडी के बेसिक बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट सस्टेन रहते हैं, बने रहते हैं। एंड ये हमारी बॉडी के लिए सूटेबल होते हैं। तो इसलिए ये फूड हमारे लिए रिकमेंडेड होता है। देन अपथ्य और अनहोलसम फूड, यहाँ पर हम ऐसे फूड की बात करते हैं जो योगी के लिए रेस्ट्रिक्टेड होंगे, जो सोर होते हैं, बिटर होते हैं, सॉल्टी होते हैं। सो यहाँ पर कर्ड भी एक एग्जाम्पल है। गार्लिक, अल्कोहल, फिश, फ्लैश फूड, कर्ड्स, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं अपथ्य फूड के। सो ये ऐसा फूड होता है जो या तो ज्यादा ठंडा होगा या फिर ज्यादा गर्म होगा। उसमें हो सकता है ऑयल बिल्कुल भी ना हो, या फिर बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा सॉल्टी या एसिडिक हो। मीन्स वो ऑल ओवर हमारे लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको फुलफिल नहीं कर पाता, उसके लिए सफिशिएंट नहीं हो पाता। इसलिए हमने इसे कहा है अनहोलसम फूड। योगिक स्क्रिप्चर्स में ओवर ईटिंग की हैबिट को डिस्करेज किया जाता है। आपको ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। एंड इंस्पायर किया जाता है कि हम अपनी डाइट को मॉडरेट करें। इसका मतलब है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो हमें इतना खाना नहीं खाना है कि बिल्कुल पेट भर जाए। हमें थोड़ा बहुत पेट खाली रहने देना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जरूरी है हमारे प्रॉपर डाइजेशन के लिए। अगर हम ओवर ईटिंग करते हैं, हम जिसे कहते हैं हमने पेट भर कर खाना खा लिया या फिर हमने उससे भी ज्यादा खा लिया, एंड वो चीज हमारे लिए सही नहीं है। तो हम किसी भी चीज को हद से ज्यादा कंज्यूम करेंगे, हमारी रिक्वायरमेंट जितनी है हमने उससे अगर ज्यादा कंज्यूम किया, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगी। इसलिए हमें अपनी डाइट पर लिमिटेशंस भी रखने चाहिए। डाइट सही हो और लिमिटेशंस के साथ हो, मींस लिमिट में हो। सो इसके लिए ओवर ईटिंग नहीं करनी है। जब हम योगा स्टार्ट करते हैं, इनिशियली आप स्टार्ट करेंगे तो आपकी अपनी पहले से डाइट प्लान है, तो आप उसे फॉलो करते हैं, तो आप उसे एकदम से नहीं छोड़ पाएंगे। बट टाइम के साथ साथ जिस तरह से आप एडवांस लेवल पर पहुंचते हैं, उसी तरह से आपको सिर्फ योगा पर ही नहीं अपने डाइट पर भी ध्यान देना है। तो इसलिए आपको ऐसा फूड कंज्यूम करना है जो लाइट हो, मींस उससे आपका पेट ज्यादा भारी भी ना हो, आपकी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो, आपकी नरिशमेंट रिक्वायरमेंट्स, एंड आप उसकी एडिक्वेट क्वांटिटी को कंज्यूम करें। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई भी योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अगर आप योगा के साथ अपनी डाइट पर ध्यान नहीं देंगे तो वो बेनिफिशियल नहीं होगा। इसलिए योगा और डाइट दोनों पर ध्यान देना है। अंडरस्टूड? सो योगा ऐसे किसी पर्सन के लिए बेनिफिशियल नहीं होती जो या तो बहुत ज्यादा खाता है या फिर बिल्कुल भी नहीं खाता है, बहुत ज्यादा सोता है या फिर बिल्कुल भी नहीं सोता है। तो इसका मतलब ये है कि योगा का अगर आपको प्रॉपर बेनिफिट चाहिए तो उसके लिए आपको सभी चीजों को बैलेंस करना होगा। आप प्रॉपर स्लीप लें, आप प्रॉपर खाना खाएं, प्रॉपर डाइट हो। तो इस तरह से आपको हर चीज के बीच में बैलेंस बनाना होगा। ओवर ईटिंग, ओवर एफर्ट, इरेगुलर स्टेट ऑफ माइंड जैसी चीजों को अवॉइड करना होगा। क्योंकि अगर आप इन सभी के साथ योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उससे आपको कुछ रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए प्रॉपर रिजल्ट्स के लिए, प्रॉपर बेनिफिट्स के लिए आपको सभी चीजों के बीच में बैलेंस बनाना होगा। अंडरस्टूड? इसके लिए हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम खाना खा रहे हैं तो हमें सिर्फ अपने स्टमक को हाफ फिल करना है फूड के साथ। ठीक है? मीन्स भर पेट खाना नहीं खाना है।
देन 1 क्वार्टर फिल करना है वाटर के साथ और 4th क्वार्टर रहने देना है एयर के लिए। तो इसका मतलब है कि हमें कभी भी भर पेट खाना नहीं खाना है, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। और हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा फिर क्या फायदा है आप योगा कर भी रहे हैं तो। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब आप योगा करते हैं तो योगा के प्रॉपर बेनिफिट्स लेने के लिए आपको अपनी डाइट पर भी ध्यान देना होगा। आप कैसी डाइट कंज्यूम कर रहे हैं और जो कंजम्पशन है उसका वे क्या है? आप भरपेट खाना खा रहे हैं या फिर ये जो वे रिकमेंड किया गया है इसमें खा रहे हैं? ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अंडरस्टूड? So here are the practice questions. Explain अपथ्य और unwholesome food. What is अपथ्य और wholesome food? यहाँ पर सबसे पहले आप कंसेप्ट एक्सप्लेन करेंगे और फिर कुछ एग्जांपल्स भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है? Let us proceed to the next topic, plan of yogic diet. जब हम योगा परफॉर्म करते हैं तो हमने उसके रूल्स पहले भी पढ़े हैं। जब हम डिनर लें, लंच लें, उसके जस्ट बाद या जस्ट पहले नहीं परफॉर्म करना है, क्योंकि पहले डिनर या लंच करने से पहले आप भूखे होते हैं। तो जब आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही है तब भी आपको योगा प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। एंड जब आप खाना खा लेते हैं उसके इमिडिएटली बाद भी परफॉर्म नहीं करना है। तो कब परफॉर्म करना है? जब आपका स्टमक एम्प्टी हो, मोस्ट प्रेफरेबली तभी करते हैं। ठीक है? और जब ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले आपको मिल्क एंड बटर लेना है। एंड ऑफ कोर्सली क्योंकि हम हाफ आवर तक कुछ कंज्यूम नहीं कर रहे हैं तो मीन्स हाफ आवर से पहले आप एटलीस्ट ये चीजें कंज्यूम कर ले ताकि आपकी एनर्जी भी बनी रहे और फिर आप अपनी जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अंडरस्टूड? देन नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ मित आहार योगिक डाइट। जब हम यौगिक ईटिंग शेड्यूल की बात करते हैं तो हमें अपना डे स्टार्ट करना चाहिए वार्म वाटर के साथ, जिसमें हम लेमन भी मिक्स कर सकते हैं। इससे हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है कि हमारी बॉडी में जितने भी हार्मफुल टॉक्सिन्स हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में डिजीज भी हो सकती हैं, ऐसे सभी टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। इसकी हेल्प से हमारी बॉडी पूरी क्लीन हो जाती है और इससे हमें अलग अलग बीमारियां होने के चांसेस कम रहते हैं। जब हम सात्विक डाइट कंज्यूम करते हैं तो उससे हम फिट रहते हैं। हमने डिस्कस किया था कि उसमें हम नेचुरल फूड कंज्यूम करेंगे एंड वो हमें फिट रहने में हेल्प करेगा। हमें सात्विक डाइट को प्रेफर करना चाहिए एंड इससे हमारी बॉडी इस तरह से एडजस्ट हो पाएगी, बॉडी माइंड एंड सोल, कि उससे हमें एनर्जी आती है, हम अपना काम अच्छे से कर पाते हैं, हमारी हेल्थ बनी रहती है। तो इसलिए हमें सात्विक डाइट को ही प्रेफर करना है। जब हम यौगिक डाइट कंज्यूम करते हैं तो इसकी हेल्प से हम फैट भी इजीली लूज कर सकते हैं एंड हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है। तो अगर आप अपनी यौगिक डाइट को बनाए रखें और साथ ही योगा भी प्रॉपरली परफॉर्म करें, योगा, प्राणायाम एंड फिजिकल एक्टिविटीज, तो इससे आप अलग अलग लाइफस्टाइल डिजीजेस से बच सकते हैं। क्योंकि लाइफस्टाइल डिजीजेस का मतलब ही यही है कि आपका लाइफस्टाइल जब ठीक नहीं होता है। लाइफस्टाइल में क्या चीजें हैं कि आप किस तरह से अपना पूरा डे स्पेंड करते हैं एंड आप किस तरह की डाइट कंज्यूम करते हैं, ये सभी आपके लाइफस्टाइल का पार्ट होते हैं। तो जब आप अपने लाइफस्टाइल को ही सही कर लेंगे तो आपको लाइफस्टाइल डिजीजेस होने का खतरा भी कम रहता है, क्योंकि आपकी फिजिकल हेल्थ सही है, आपकी ऑल ओवर हेल्थ सही है, तो आपको ऐसी डिजीजेस होने का रिस्क कम रहता है। सात्विक डाइट इंक्लूड्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड स्प्राउट्स। ये सभी चीजें सात्विक डाइट में इंक्लूडेड होती हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था। अकॉर्डिंगली इट डजंट टेक अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर द स्टमक रिलेटेड सिस्टम टू प्रोसेस द फूड। मीन्स ये सभी क्योंकि नेचुरल फूड है एंड ये अपनी रॉ फॉर्म में है, तो जब हम इन्हें कंज्यूम करते हैं तो हमारे स्टमक को, हमारे पेट को इतनी मेहनत नहीं करनी है इसे प्रोसेस करने में एंड वो इसे इजीली डाइजेस्ट कर पाता है। जब इजीली डाइजेस्ट कर पाएगा तो हमें कोई डाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा एंड जब ये इजीली डाइजेस्ट होंगे तो इससे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी इजीली एब्जॉर्ब हो पाएंगे, मतलब हमारी बॉडी वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इस वजह से हमारी हेल्थ ठीक बनी रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये सात्विक डाइट में हम ये सभी फूड कंज्यूम करते हैं।
सात्विक नरिशमेंट इंक्लूड घी, कोकोनट ऑयल, स्प्राउटेड सीड्स एक्सेट्रा। जब हम सात्विक डाइट की बात करते हैं तो सात्विक डाइट में हम ये सभी चीजें भी कंज्यूम करते हैं, जैसे घी, कोकोनट ऑयल, स्प्राउटेड सीड्स। इससे हमें नरिशमेंट मिलता है, इससे हमारा फूड तो टेस्टी बनता ही है और साथ ही ये गुड फैट का काम करते हैं। गुड फैट का मतलब है जब हम फैट्स की बात करते हैं जिससे हमें एनर्जी एंड हीट मिलती है, तो अगर आप अलग-अलग फूड्स की बात करें जिससे हमें फैट्स मिलते हैं, तो उसकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। यहाँ पर जो फूड हम सात्विक डाइट में इंक्लूड करें, इससे हमें गुड फैट मिलता है, जो हमारी डाइट में हमें हेल्प करेगा हमारे माइंड, हेल्दी मेमोरी को शार्प रखने में। तो ऑल ओवर हमारी हेल्थ अच्छी बनी रहेगी क्योंकि ये गुड फैट हमें एनर्जी और हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इसलिए हम ये सात्विक डाइट को प्रेफर करते हैं। अंडरस्टूड? प्रैक्टिस क्वेश्चन, एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ मित आहार। यहाँ पर मित आहार का क्या मतलब है? योगिक डाइट। अंडरस्टूड? उसका जो कंसेप्ट अभी हमने पढ़ा है, हमने अप्रॉक्स 5 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, तो जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करना है कि योगिक डाइट हमारे लिए किस तरह से बेनिफिशियल रहती है। और योगिक डाइट में हमने बेसिकली सात्विक डाइट का ही मेन डिस्कशन किया, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि सात्विक डाइट को ही योगिक डाइट कंसिडर किया जाता है। Now let us proceed to the next topic, significance of Hatha Yoga practices in health promotion. सबसे पहले हठ योगा क्या है? हठ योगा एक टाइप का योगा है। अलग अलग टाइप के योगा होते हैं, उसी में से एक टाइप है हठ योगा। हठ योगा में हम डिफरेंट पोस्चर्स, ब्रेथ, जेस्चर्स, लॉक्स, मेडिटेशन साउंड्स, क्लींजिंग प्रोसेस की बात करते हैं। ये सभी इनका कॉम्बिनेशन मिलाकर बनता है हठ योगा। ये सभी एक सीक्वेंस में परफॉर्म किए जाएंगे, पर्टिकुलर स्टेप्स होंगे, पर्टिकुलर प्रोसीजर्स होंगे, उसी तरह से ये परफॉर्म किए जाते हैं। एंड ऑल ओवर हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस इंप्रूव होते हैं, जिसकी वजह से हम मेंटल बैलेंस भी अचीव कर पाते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ सही रहती है और हम अपने स्पिरिचुअल गोल्स को भी अचीव कर पाते हैं। सो हठ योगा हमें हेल्प करता है हमारी ऑल ओवर हेल्थ को प्रॉपर बनाए रखने में। हठ योगा का मीनिंग समझते हैं। हठ योग को अगर हिंदी में लिखें तो यहाँ पर हठ दो वर्ड से मिलकर बना है, ह ठ। ह का मतलब होता है प्राण शक्ति, मींस एक ऐसा फोर्स जिसकी वजह से हम सरवाइव करते हैं, हम लिविंग बीइंग हैं, दैट इज लाइफ फोर्स। देन ठ, इसका मतलब होता है मेंटल फोर्स। लाइफ फोर्स और मेंटल फोर्स ये दोनों फंडामेंटल क्रिएटर्स माने जाते हैं, और हठ योगा के थ्रू हम इन दोनों को यूनाइट करते हैं, मतलब इन दोनों का यूनियन ही हठ योगा होता है। जैसे कि हमने पहले जब योगा का डिस्कशन किया, जब हमने इनिशियली योगा को समझा, तो हमने क्या समझा था? बॉडी, माइंड एंड सोल, इन सभी का यूनियन होता है योगा। तो उसी तरह से यूनियन ऑफ प्राणिक फोर्स मींस लाइफ फोर्स एंड मेंटल फोर्स इज हठ योगा। अंडरस्टूड? सो पूरे यूनिवर्स में इन दोनों को फंडामेंटल क्रिएटर्स माना जाता है, और इन दोनों के यूनियन को हम क्या कहते हैं? हठ योगा। इन मींस हठ योगा प्रैक्टिस करने से ही इन दोनों का यूनियन हो पाता है। अंडरस्टूड? नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हठ योगा? जब हम हठ योगा प्रैक्टिस करते हैं, डिफरेंट योगासन प्रैक्टिस करते हैं, तब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इंप्रूव होता है, हमारी वाइटल कैपेसिटी बढ़ती है, हमारी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस भी इंप्रूव होती है। जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं हठ योगा की, तो उससे हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होता है, एंड इससे जो हार्ट की डिजीजेस होती हैं वो भी कंट्रोल में रहती हैं। जब हम हठ योगा रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी हार्ट की हेल्थ भी बनी रहती है। देन इम्प्रूव्स डाइजेस्टिव सिस्टम। हम जानते हैं कि हमारा डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी फिजिकल हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। एंड हमारी डाइजेशन कैसे प्रॉपर रहेगी? जब हमारा मेटाबॉलिज्म सही रहेगा। तो जब हम हठ योगा प्रैक्टिस करते हैं, इससे हमारा मेटाबॉलिज्म सही बना रहता है, हमें भूख लगती है, हम प्रॉपर खाना खाते हैं, एंड उससे हमारा प्रॉपर डाइजेशन भी होता है। जब हम प्रॉपर आसन करेंगे, तो उससे हमारे प्रॉपर बॉडी मसल स्ट्रेच होती हैं, मसाज होती हैं। इस वजह से जो फूड है वो एफिशिएंटली डाइजेस्ट हो पाता है, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होता है।
क्लियर एंड शाइनी स्किन। जब हम शठ क्रिया परफॉर्म करते हैं, हमने शुरू में डिस्कस किया हठ योगा का एक पार्ट शठ क्रिया भी है। शठ क्रिया मीन शठ कर्मा, जहां पर हम प्योरिफिकेशन प्रोसेसेस की बात करते हैं। तो ये जो प्योरिफिकेशन प्रोसेस है, इन्हीं की हेल्प से जब हम ये परफॉर्म करते हैं, तो इन्हीं की हेल्प से हमारी बॉडी प्योरीफाई होती है, डिटॉक्सिफाई होती है, हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स एलिमिनेट होते हैं। तो इसकी वजह से हमारा इनर ग्लो बाहर आता है, हमारी स्किन शाइनी बन जाती है। देन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द जॉइंट्स। हठ योगा में डिफरेंट योगासन होते हैं, जिसकी हेल्प से हमारी बॉडी के फुल रेंज ऑफ मोशन को हम अटेन कर पाते हैं। मींस हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा पाते हैं। तो ये आसन हमें हेल्प करते हैं हमारी मसल्स को टोन अप करने में एंड हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने में। इट इम्प्रूव्स द नर्वस सिस्टम। जब हम हठ योगा प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारा नर्वस सिस्टम, स्पेशली पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम इम्प्रूव होता है, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर इम्प्रूव होगा, हार्ट रेट इम्प्रूव होगा एंड हेंस जब हम ये योग आसन प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारा ऑल ओवर नर्वस सिस्टम इम्प्रूव रहता है, ऑल ओवर बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग करती है। रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ एंडोक्रिन ग्लैंड्स। हम जानते हैं हमारी बॉडी में डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं अलग अलग प्लेसेस पर, यहाँ पर इमेजेस में शो भी किया गया है। ये सभी ग्लैंड्स अपने अपने हर एक का स्पेसिफिक फंक्शन होगा। पेनक्रियास का अपना फंक्शन है, देन पिट्यूटरी ग्लैंड का अपना फंक्शन है। तो इस तरह से हर एक का अपना डेडिकेटेड फंक्शन होता है, कौन सा हार्मोन रिलीज करना है। तो ये अपना फंक्शन जब सही से परफॉर्म करते हैं, तभी हम सही रहते हैं। बट अगर इनकी मैल फंक्शनिंग होगी, मीन्स ये अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं करेंगे या फिर ये प्रॉपरली अपने हार्मोन्स रिलीज नहीं करेंगे, तो उस केस में हमें डिजीज हो सकती है, डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो ये जब हम प्राणायाम प्रैक्टिस करते हैं, प्राणायाम जो हठ योगा का एक पार्ट है, सो जब हम प्राणायाम प्रैक्टिस करेंगे, तो इससे हमारा पिट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड ये रिजुवनेट होते हैं, मींस इसमें एनर्जी आती है एंड ये प्रॉपरली फंक्शन करते हैं। सो ऑल ओवर जब हम हठ योगा प्रैक्टिस करते हैं, इससे हमारे सभी एंडोक्रिन ग्लैंड्स की फंक्शनिंग रेगुलेट होती है। रेगुलेट्स एक्स्ट्रा ऑक्सीजन एंड बर्न्स फैट। जब हम हठ योगा प्रैक्टिस करते हैं, इससे हमारा वेट रेगुलेट होता है। अगर एक्सेसिव वेट है, तो फैट बर्न होगा इजीली एंड हम वेट लॉस कर पाएंगे। एंड अगर अंडर वेट है, तो हमारे ग्लैंड्स की फंक्शनिंग प्रॉपर होगी एंड इस वजह से हमारे जो स्टार्विंग टिश्यूज हैं, उन्हें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिलती है। तो हम हमारा जो वेट है वो सही हो जाएगा। तो ऑल ओवर हमारा वेट रेगुलेट होता है, ओवर वेट है तो कम हो जाएगा एंड अंडर वेट है तो बढ़ जाएगा। सो वेट रेगुलेशन में भी हेल्प करता है हठ योगा। प्रिपेयर द माइंड फॉर मेडिटेशन। हठ योगा का एक पार्ट होता है मुद्रा। इसमें हम मेडिटेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं अपने माइंड को एंड विद द हेल्प ऑफ प्रत्याहार, जिसे जिसका मीनिंग होता है विड्रॉल ऑफ सेंसेस। मींस हम हर चीज से अपने सेंस को विड्रॉ कर लेते हैं, लाइक हम अपने माइंड को फोकस करते हैं मेडिटेशन के लिए। सो मेडिटेशन के लिए फोकस करने के लिए मुद्रा हेल्प करती है। ओवरऑल वेलबींग ऑफ होल बॉडी, हमारी पूरी बॉडी की वेलबींग के लिए हेल्पफुल रहता है हठ योगा। इसी का पार्ट होता है बंद। जब हम जलंधर बंद प्रैक्टिस करते हैं, इसकी हेल्प से थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड्स की फंक्शनिंग रेगुलेट होती है, ये प्रॉपरली फंक्शनिंग करते हैं एंड इससे थ्रोट की डिजीजेस भी कंट्रोल में आती हैं, जैसे एक्सेस म्यूकस प्रोड्यूस होना, इसकी वजह से भी हमारी थ्रोट में डिजीजेस हो सकती हैं। और बाकी थ्रोट की डिजीजेस में उनको कंट्रोल करने में एंड उनको क्योर करने में हेल्प करता है। सो दिस इज हाउ वी कैन maintain the overall well-being of our whole body with the help of Hatha Yoga. Here are the practice question. Describe the significance of Hatha Yoga practices in health problems. Means आपको बताना है कि Hatha Yoga practices किस तरह से help करती हैं health problems में. So अभी हमने जितने points discuss किए हैं, तो आपको number of marks के हिसाब से mention करना है। 4 marks है, तो at least आप 5-6 points mention करेंगे, ठीक है? Now next topic, concept of mental health well-being according to Patanjali Yoga.
मेंटल हेल्थ हमारी हेल्थ का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। हमारी हेल्थ के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिसे हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। उसी में से एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ एक ऐसी स्टेट है जिसमें हमारा साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल वेलबींग देखा जाता है कि हम कितने अच्छे से चीज़ों को लर्न कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। जो भी हम काम कर रहे हैं वो कितना कंस्ट्रक्टिव है, मीन्स कितना बेनिफिशियल है एंड फ्रूटफुल है हमारी सोसाइटी के लिए। एंड जो हमारी ऑर्डिनरी डिमांड्स हैं एवरीडे लाइफ की, जो हमारा डेली रूटीन है, हम उसे प्रॉपरली फॉलो कर पाए। यही चीज इंडिकेट करती है हमारी मेंटल हेल्थ कैसी है। योगा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में। स्पेशली जब हम बात करते हैं मेडिटेशन की, उससे हमारी मेंटल हेल्थ काफ़ी इम्प्रूव होती है। एंड मेंटल डिसऑर्डर्स को इम्प्रूव करने में, क्योर करने में हेल्प करता है योगा। पतंजलि योग सूत्र में कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है योगा को। योगा चित्त वृत्ति निरोध, इसका मतलब है कि योगा हमें हेल्प करता है हमारे माइंड को कंट्रोल करने में। मींस हम जब अपने माइंड पर प्रॉपर कंट्रोल रखेंगे तो हमें पता होगा कि हमें किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, किसके साथ कैसे बिहेव करना है। और यही इमोशनल कंट्रोल, हमारे माइंड का कंट्रोल हमें हेल्प करता है हमारी मेंटल हेल्थ को सही रखने में। पतंजलि योग सूत्र में हाईलाइट किया गया है कि किस तरह से योगा में इतनी कैपेबिलिटी है। जब हम डिफरेंट योगासन प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, इन सभी में इतनी पावर है कि ये हमारी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करती हैं। प्रमोटिव, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द पतंजलि योग सूत्र, ये सभी एस्पेक्ट पतंजलि योग सूत्र में गिवन है, जिसकी हेल्प से हम अपनी मेंटल हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं एंड पीस मेंटेन करने के लिए एक हेल्दी पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए पतंजलि योग सूत्र के कुछ स्पेसिफिक सूत्र हम यहाँ पर देखने वाले हैं। योग सूत्र की हेल्प से हम प्रैक्टिकल फिलॉसफी को समझ पाते हैं। मींस हमारी लाइफ में प्रैक्टिकली कौन कौन सी चीजें अप्लाई होती है, वो हमें किस तरह से हेल्प करती है, ये सभी चीजें हमें योग सूत्र समझाने में हेल्प करते हैं। विद ऑल द नेसेसरी रिलेटेड प्रोसेसेस, टूल्स एंड टेक्निक्स, मींस किस चीज को कैसे करना है, किस चीज की हेल्प से करना है, ये सभी चीजें वहां पर प्रॉपरली बताई गई हैं। योगा थेरेपी जो सूत्र में बताई जाती है, उसमें पूरा प्रॉपर प्रोसीजर बताया जाता है कि आपको एक हार्मोनियस लाइफ कैसे जीनी है, उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए पूरा प्रोसीजर वहां पर गिवन होता है। कॉजेज ऑफ फॉल्टी मेंटल हेल्थ, यहाँ पर हम समझने वाले हैं कि मेंटल इश्यूज होने के क्या क्या रीजंस होते हैं, क्या कारण होते हैं। तो यहाँ पर हम महर्षि पतंजलि की डेफिनेशन को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि योगा हमें हेल्प करती है हमारे माइंड को कंट्रोल करने में। मींस हम कब क्या कर रहे हैं, ये चीज हमारे ही कंट्रोल में होनी चाहिए। योगा इस चीज में हेल्प करती है। जब हम योगा के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर ध्यान देते हैं तो इससे हमें क्यूरेटिव, मींस ऐसे एस्पेक्ट्स भी मिलते हैं जिससे हम इन चीजों को क्योर कर पाएंगे। एंड प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स भी मिलते हैं, मींस वो चीज हो ही ना, इसके लिए पहले से ही हम प्रिवेंशन रखें। ये सभी एस्पेक्ट्स हमें योग सूत्र में देखने को मिलते हैं। पतंजलि एक्सप्लेन्स अबाउट द डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड एंड द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। सो बेसिकली हमारा माइंड कब डिस्टर्ब होता है और उस डिस्टरबेंस की वजह से किस तरह से डिजीज डेवलप होती है, मींस मेंटल इश्यूज बनते हैं, उनके क्या क्या सिम्टम्स हैं एंड हमें किस तरह से इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना है, मींस अपनी मेंटल हेल्थ को सही रखना है। ये पूरी चीजें डिस्कस की गई हैं पतंजलि योग सूत्र में। फर्स्ट चैप्टर के 30th सूत्र में डिजीज को डिफाइन किया गया है, इसके सिम्टम्स बताए गए हैं। मेंटल लेजीनेस मीन्स हम मेंटली लेजी हो जाते हैं, हमारा कुछ सोचने का, कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, हम हर चीज के लिए डाउटफुल रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, किसी भी चीज के लिए एंथुजियास्टिक नहीं होंगे। लिथार्जी मीन्स लेजीनेस रहेगी। एंड हम हम ये चाहते हैं कि हम बहुत कुछ अचीव करें, हमें सेंस प्लेजर के लिए क्रेविंग तो होगी, बट हम उस चीज को अचीव करने के लिए ना ही एंथुजियास्टिक है, ना ही हम उसके लिए काम करना चाहते हैं, वी आर जस्ट लेजी।
फॉल्स परसेप्शन रहेगा, हम चीज़ों को सही नज़रिए से नहीं देखेंगे एंड जब हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं किसी भी चीज़ पर तो इसके फेलियर से हमें दुःख भी होगा और इसी वजह से हम प्रॉपर कंसंट्रेशन भी बनाकर नहीं रख पाएँगे। तो ये सभी सिम्पटम्स हैं कि हमें डिज़ीज़ है। मेंटल डिज़ीज़ की यहाँ पर बात हो रही है। अंडरस्टूड? इफेक्ट्स ऑन चित्त विक्षेपा। यहाँ पर हम मेंटल डिस्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं जिसे हमने चित्त विक्षेपा कहा है। हम इसके मेजर सिम्पटम्स के बारे में समझने वाले हैं। पेन, डिप्रेशन, ट्रेम्बलिंग, इर्रेगुलर ब्रीथिंग, ये सभी मेजर सिम्पटम्स होते हैं मेंटल डिस्ट्रैक्शंस के। चित्त विक्षेपा या कोई और मेंटल इशू क्योर करने के लिए या उसे प्रिवेंट करने के लिए ज़रूरी है कि हम पॉजिटिव एटीट्यूड एंड फीलिंग्स को डेवलप करें, क्योंकि जब तक हमारा एक पॉजिटिव माइंडसेट नहीं बनेगा तब तक हमारे मेंटल इश्यूज सही नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसे हम कहते हैं चित्त प्रसादना, मीन्स एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड अचीव करना जिसमें हमारा माइंड बिल्कुल काम है, ब्लिसफुल स्टेट में है, जिसमें हम एक सही माइंडसेट रखते हैं हर एक चीज के लिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल के लिए सही एटीट्यूड रखना होगा। जो हैप्पी है उसके लिए हमें फ्रेंडलीनेस रखनी होगी, मीन्स उसके लिए फ्रेंडली होना होगा। एंड जो अनहैप्पी है, किसी को कोई दुख है, तो उसके लिए हमें कंपैशन होना चाहिए। अगर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे मन में डिलाइट मीन्स मुदिता होनी चाहिए। देन अगर कोई भी गलत काम है तो उसके मीन्स इमोरल एक्टिविटीज के लिए हमें इनडिफरेंट रहना चाहिए, उपेक्षा जिसे कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई गलत काम है तो हमें वो नहीं करना है। सो यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर हमें एक ब्लिसफुल स्टेट ऑफ माइंड अचीव करनी है तो हमें डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल के लिए सही एटीट्यूड रखना होगा। जैसे जो खुश है उसके लिए फ्रेंडली रहेंगे, अनहैप्पी है उसके लिए कंपैशनेट रहेंगे, अगर कोई वर्चुअस काम कर रहे हैं तो उसमें डिलाइटफुल रहेंगे एंड अगर कोई इमोरल एक्टिविटी है तो उसके लिए इनडिफरेंट रहेंगे। तो इस तरह से हमें पता होना चाहिए कि कौन सी सिचुएशन में या फिर कौन सी तरह के लोग के साथ कैसा एटीट्यूड रखना है। और जब हम इस तरह का एटीट्यूड और फीलिंग डेवलप करेंगे तभी हम चित्त प्रसादना मीन्स ब्लिसफुल स्टेट ऑफ माइंड को अचीव कर पाएंगे। Here are the practice question. Describe the concept of mental well-being according to Patanjali Yoga. Explain the causes of faulty mental health according to Patanjali Yoga Sutra. Describe the effects of चित्त विक्षेपा। ये फर्स्ट थ्री क्वेश्चंस जो अभी हमने टॉपिक किया है आप उससे आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द स्टेप्स फॉर प्रमोटिंग मेंटल मॉडिफिकेशंस ऑफ हेल्थ, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सो लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, क्रिया योगा। क्रिया का मतलब होता है प्रैक्टिकल एक्शन, मींस आप जो काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्किल शो कर रहे हैं, वही होती है क्रिया। अकॉर्डिंग टू पतंजलि क्रिया योगा इज क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट्स। पतंजलि के अकॉर्डिंग हमने क्रिया योगा को थ्री पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणी धन। तो इसमें तपस का मतलब होता है सेल्फ प्योरिफिकेशन, स्वाध्याय का मतलब होता है सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड ईश्वर प्राणी धन का मतलब होता है सेल्फ अवेयरनेस। अब हम इन तीनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, मींस हम यहाँ पर क्रिया योगा को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तपस। तपस का मतलब होता है कि हम खुद को प्योरीफाई करें, मींस अपने अंदर हीट और एनर्जी जनरेट करें जिसकी हेल्प से हम अपनी हायर कॉन्शियसनेस को समझ पाएंगे एंड इसकी हेल्प से हमारा माइंड डिसिप्लिन बन पाएगा। जो भी हमारे गोल्स हैं हम उन्हें अचीव करने के लिए उनकी तरफ बढ़ेंगे। अब मींस अपने गोल को अचीव करने के लिए काम करेंगे एंड इसी को कहते हैं तपस। सो इसकी हेल्प से हम अपने मटेरियलिस्टिक फिजिकल प्लेजर्स को कंट्रोल में रख पाते हैं और अपने गोल पर ध्यान दे पाते हैं। स्वाध्याय। स्वाध्याय मीन सेल्फ ऑब्जर्वेशन और सेल्फ स्टडी। यहाँ पर हम अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं जिसकी हेल्प से हम अपने ट्रू सेल्फ को रियलाइज कर पाते हैं। सेल्फ एनालिसिस करते हैं ताकि हम खुद को समझ पाएं, अपनी पर्सनालिटी को समझ पाएं, डिफरेंट एस्पेक्ट समझें, हमारा फिजिकल एस्पेक्ट, मेंटल एस्पेक्ट, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। हर एक एस्पेक्ट को प्रॉपरली समझने के लिए स्वाध्याय प्रैक्टिस करते हैं।
ईश्वर प्राणी धन इसका मतलब होता है कि अपने फुल फेथ के साथ पूरे विश्वास के साथ भगवान में समर्पण कर दें। बेसिकली हम यहाँ पर जो भी काम करें, मतलब आप जैसे स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप किसी स्पेसिफिक एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आपका काम है कि आप अपने कर्म पर ध्यान दें। आपका कर्म क्या है कि आपको पढ़ना है अपने एग्जाम के लिए, तो आप अपना 100% देंगे। बट साथ ही आपको पूरा विश्वास है गॉड में। तो इस वजह से अब आपको रिजल्ट से कोई अटैचमेंट नहीं है कि रिजल्ट अच्छा आएगा या बुरा, क्योंकि आपको पता है कि आपके हाथ में क्या है, आपको काम करना है, अपना कर्म करना है। तो आप फुल फेथ के साथ अपना काम करेंगे, अपना 100% देंगे, एंड फिर आप उस रिजल्ट से कोई अटैचमेंट नहीं रखेंगे। एक डिटैचमेंट होगी, जिस वजह से रिजल्ट कैसा भी आए फिर आपको कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि आपने कंप्लीटली सरेंडर कर दिया है गॉड को। तो आपका काम है अपना 100% देना और फल की चिंता नहीं करना। पतंजलि अष्टांग योग। अब हम पतंजलि अष्टांग योग के बारे में समझने वाले हैं। अष्टांग योगा, जैसा कि इसका नेम इंडिकेट करता है कि यहाँ पर 8 पार्ट्स होंगे। यहाँ पर 8 लिम्स मींस 8 स्टेप्स होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सभी 8 स्टेप्स होते हैं। इनकी हेल्प से हम एक अच्छी हेल्थ अटेन कर सकते हैं। तो ये जो 8 स्टेप्स हैं, हमने इनको 2 टाइप्स की योगा में क्लासिफाई कर दिया है। तो ये जो 8 लिम्स हैं, इसी के 5 लिम्स मीन्स यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये सभी आते हैं बहिरंग योगा में। बहिरंग योगा बेसिकली आउटर पाथ माना जाता है। देन जो रिमेनिंग लिम्स हैं, धारणा, ध्यान, समाधि, इनको माना जाता है अंतरांग योगा, जिसे इंटरनल पाथ कंसिडर किया जाता है। इसकी हेल्प से मीन्स दोनों की हेल्प से हमें एक साउंड टेक्निक मिलती है, मीन्स एक प्रॉपर टेक्निक मिलती है, जिसकी हेल्प से हम एक होलिस्टिक हेल्थ अचीव कर पाएंगे। हमारी फिजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल हेल्थ सही बनी रहेगी। अंडरस्टूड। सबसे पहले हम बहिरंग योगा को समझेंगे। यम। यम का मतलब होता है सेल्फ रेस्ट्रेंट, मीन्स हम यहाँ पर ऐसी गाइडलाइंस की बात कर रहे हैं जो हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे बिहेव करना है और क्या नहीं करना है सोशल लेवल पर। अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस, मीन्स हमें किसी के लिए ना ही कुछ गलत सोचना है, ना ही कुछ वायलेंट सोचना है, ना ही कुछ वायलेंट करना है। ये सभी अहिंसा का पार्ट है। देन सत्य मीन्स ट्रूथफुलनेस, हमें हमेशा सच बोलना है। और अगर कोई ऐसा सच है जिसकी वजह से किसी के साथ वायलेंस हो सकता है, तो ऐसा सच नहीं बोलना है, क्योंकि अदरवाइज वो इस यम के साथ क्लैश करेगा। देन अस्तेय मीन्स नॉन स्टीलिंग, इसका मतलब होता है कि जो आपका नहीं है वो आप नहीं ले सकते। एंड सपोज करते हैं आपने किसी से कोई चीज बोरो की, तो आपने जितने टाइम के लिए बोरो की उतने टाइम के लिए, और जितना आपने परमिशन ली कि हम इसको कितना यूज कर सकते हैं, सिर्फ आप उतना ही यूज करें और उतने ही टाइम तक यूज करें। अगर आप उसके बियॉन्ड यूज करते हैं, मींस आप ज्यादा टाइम के लिए या फिर उसे ज्यादा यूज करते हैं, इसका मतलब वो भी स्टीलिंग का पार्ट है। तो नॉन स्टीलिंग के लिए आपको कोई भी चीज ना ही उसकी परमिशन के बिना यूज करनी है और ना ही टाइम के बियॉन्ड, तो इसलिए ये नॉन स्टीलिंग का पार्ट है। देन ब्रह्मचर्य मीन्स एब्स्टिनेंस, हमें अपनी प्योरिटी को बनाए रखना है। देन अपारिग्रह मीन्स नॉन होर्डिंग। यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो दूसरे के हिस्से का है वो हमें इकट्ठा नहीं करना है, हमें सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट का ही कंज्यूम करना है। जो हमने अर्न किया है हमें सिर्फ वही कंज्यूम करना है, ना ही हम किसी और का अर्न किया हुआ कंज्यूम कर सकते हैं और ना ही किसी और के हिस्से का, अदरवाइज कोई और सफर करेगा। ये 5 यम है, ये हमें बताते हैं कि किस तरह से हमें दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना है, ताकि हम पीसफुली हार्मनी के साथ सोसाइटी में रह पाए। देन नियम मीन्स ऑब्जर्वेंस। ये सेल्फ डिसिप्लिन के लिए गाइडलाइंस होती हैं, मीन्स हम खुद का डिसिप्लिन कैसे बनाकर रखें। तो सबसे पहला है शौच मीन्स क्लीनिनेस, हमें प्रॉपरली क्लीन रहना है। आउटर क्लीनिनेस पर तो ध्यान देना ही है, जैसे डेली बाथ लेनी है, ये सब तो वो तो हमारी आउटर क्लीनिनेस होती है, बट इनर क्लीनिनेस को भी मेंटेन रखना है। एंड इसमें हम मेंटल थॉट्स की भी बात करते हैं कि हमारे मेंटल थॉट्स भी प्योर होने चाहिए। देन संतोष मीन्स कंटेंटमेंट, हमारे पास जो है हमें उसमें खुश रहना है, दूसरे को देखकर जेलस नहीं होना है। देन तपस
स्वाध्याय एंड ईश्वर प्राणिधन, ये हमने अभी डिस्कस किए थे डिटेल में। क्रिया योगा का पार्ट था ये। सो दीज आर द 5 नियम, ये हमें सिखाते हैं कि किस तरह से हमें सेल्फ डिसिप्लिन रहना है। देन आसन मीन्स पोस्चर। यहाँ पर हम ऐसे सिटिंग पोस्चर की बात करते हैं जिसमें हम कंफर्टेबली काफी टाइम तक रह सकते हैं। कॉन्टिन्यूस स्टीडी होती है ये पोजीशन, एंड ये हमारे लिए कंफर्टेबल भी होती है। देन प्राणायाम मीन्स ब्रेथ कंट्रोल। सो प्राणायाम का मतलब होता है एक्सपेंशन ऑफ प्राण, द वाइटल लाइफ फोर्स। हम लिविंग बींग्स हैं, हमारे अंदर लाइफ फोर्स है, प्राण शक्ति है। इसी प्राण शक्ति को मीन्स प्राण को प्रॉपरली फ्लो कराने के लिए हम प्राणायाम प्रैक्टिस करते हैं। इसमें हम अपना ब्रेथ कंट्रोल अचीव करने की कोशिश करते हैं एंड अपने माइंड को कंसंट्रेशन मीन्स धारणा के लिए प्रिपेयर करते हैं। देन प्रत्याहार मीन सेंस विड्रॉल। अगर हम प्रत्याहार प्रैक्टिस करते हैं तो हम ऐसी एबिलिटी गेन करते हैं जिसकी हेल्प से हम अपना सेंस विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ करने का क्या मतलब है कि हमारे सेंसेस हमारे कंट्रोल में हैं। हम कहाँ पर अपना ध्यान लगा रहे हैं, हम कौन सी चीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसके लिए हमें अपनी सेंसेस पर कंट्रोल रखना होगा। सेंसेस पर कंट्रोल रखने के लिए हमें प्रत्याहार हेल्प करता है। और जब हम अपने सेंसेस पर कंट्रोल रख पाएंगे तो हमारी मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ भी बनी रहेगी, उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। नेक्स्ट टॉपिक अंतरांग योगा। सो बहिरंग योगा में थे फर्स्ट 5 लिम्स, अब जो लास्ट के 3 लिम्स हैं वो पार्ट हैं अंतरांग योगा के। सो सबसे पहला है धारणा मींस कंसंट्रेशन और फोकस। धारणा में हम एक सिंगल ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं लंबे टाइम के लिए। ये हमारी साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है। When there is an uninterrupted flow of the mind towards the object of focus, the yogi enters the state of meditation. जब हमने धारणा की बात की तो हम एक स्पेसिफिक चीज पर फोकस कर रहे थे। जब हम ध्यान की बात करते हैं तो हमारे माइंड में बिल्कुल न्यूट्रल फीलिंग रहती है। मींस ना ही हम कुछ पॉजिटिव सोचते हैं ना ही हम कुछ नेगेटिव सोचते हैं। तो इसमें हम पूरे अवेयर होते हैं, बट हम किसी भी चीज के बारे में ना कुछ अच्छा सोचते हैं और ना कुछ बुरा सोचते हैं। हमारा माइंड कंप्लीटली स्टेबल होता है इस स्टेट में, एंड इसी वजह से ध्यान हमारी गुड हेल्थ को प्रमोट करता है। देन समाधि मीन्स टोटल अब्सॉर्प्शन। सेल्फ अवेयरनेस के बाद आती है ये स्टेज जहां पर हम सेल्फ रियलाइजेशन के स्टेट में एंटर करते हैं। Here are the practice questions. First question, according to Patanjali, what is Ashtang Yoga? यहाँ पर जनरली ये क्वेश्चन डिटेल में ही पूछा जाएगा, जहां पर आपको अंतरांग योगा और बहिरंग योगा के बारे में भी बताना होगा। सबसे पहले तो आप अष्टांग योगा के 8 लिम्स के बारे में बताएंगे और फिर बहिरंग योगा और अंतरांग योगा इन दोनों के बारे में भी ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। Then explain all parts of Bahirang Yoga. Describe all parts of Ashtang Yoga. सो यहाँ पर ये सेपरेट क्वेश्चन पूछा गया है, और इस तरह का क्वेश्चन होगा तो आप मार्क्स के बेसिस पर आंसर देंगे। अगर डिटेल क्वेश्चन है तो उसमें आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है। अदरवाइज अगर शॉर्ट क्वेश्चन है लाइक 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें आप लिम्स के नेम लिख देंगे। ठीक है। नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ हेल्दी लिविंग इन भगवद गीता। भगवत गीता एक संस्कृत टेक्स्ट है जो महाभारत एपिक से डिराइव किया गया है। महाभारत एपिक में ही ये मिलता है भीष्म पर्व में। यहाँ पर नॉलेज प्रोवाइड की गई है इंडियन रिलीजन एंड फिलोसफी के बारे में। जो लोग वेद नहीं पढ़ते, उपनिषद नहीं पढ़ते, वो गीता पढ़ सकते हैं। एज सच कोई रूल नहीं है कि आपने पढ़े हो तभी आप ये पढ़ सकते हैं, आप ये भी पढ़ सकते हैं बिना इनको पढ़े। ये एक ऐसी बुक है जो हमारी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में हमें नॉलेज देती है, एंड स्पेशली डिफिकल्ट टाइम्स में, क्योंकि इसमें उसी सब चीज़ों के बारे में नॉलेज है कि हमें कौन सी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कैसे डिसीजन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सभी चीज़ें हमें यहाँ पर समझाई गई हैं, एंड इसे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस भी मिला है। भगवत गीता में 18 चैप्टर्स हैं। पूरा कंटेंट एक डिस्कशन, एक कन्वर्सेशन की फॉर्म में है जो कृष्णा और अर्जुन के बीच में है। यहाँ पर ये कहाँ पर हो रहा है डिस्कशन? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र वो जगह है जहां पर ये महाभारत हुई थी, महाभारत का युद्ध हुआ था। सो अर्जुन कंफ्यूज्ड है
उसको अलग-अलग कन्फ्यूजन्स हैं, वो अपनों के ही खिलाफ लड़ रहा है, उसे लड़ना चाहिए या फिर नहीं, ये सभी चीज़ें उसे परेशान कर रही हैं, उसकी मोरल ड्यूटीज़ एंड उसकी सोशल ड्यूटीज़, ये सभी उसे कन्फ्यूज़ कर रही हैं। उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सभी चीज़ें उसे इतना कन्फ्यूज़ कर देती हैं कि वो हेजिटेट करता है कि अब वो वॉर में जाए या फिर नहीं। डिस्पाइट वो बहुत अच्छा योद्धा है, पर फिर भी वो अपनी कैपेबिलिटीज़ पर डाउट कर रहा है, कन्फ्यूज़्ड है। तो उन सभी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कृष्णा उन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि उनकी क्या ड्यूटीज हैं एज अ फाइटर, एंड ये भी बताते हैं कि अलग अलग एग्जाम्पल्स देते हैं कि किस तरह से तुम्हें खुद को आइडेंटिफाई करना होगा, अपना रोल आइडेंटिफाई करना होगा कि तुम्हारा बेसिक रोल क्या है, तुम्हें क्या कर्म करना है, ये सभी चीजें वो उन्हें समझाते हैं। एंड साथ ही वो उन्हें अपना विश्व रूप भी दिखाते हैं। The Bhagavad Gita is admired or considered as sacred by ancient Indian traditions. ये एक sacred text माना जाता है Indian traditions में। Then next topic, types of yoga. भगवत गीता में 3 types of yoga highlight किए गए हैं। सबसे पहला है भक्ति योगा, means yoga for devotion. इसमें हम worship करते हैं, worship के form में ही योगा करते हैं। देन कर्म योगा मीन्स योगा फॉर सेल्फलेस एक्शन। जो भी काम हम करते हैं उसकी रिजल्ट्स की चिंता नहीं करते, जैसे हम कहते हैं कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो हमें कर्म करना है, मीन्स जो हमारा काम है हमें उसे करने पर ध्यान देना है, उसका क्या आउटकम आएगा ये सोचकर उस वरी में फिर हम काम करना बंद कर दें तो वो कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए हमें सिर्फ अपने मेहनत पर ध्यान देना है, रिजल्ट्स पर नहीं देना है। It is highlighted by many as the ideal path for self realization. Self realization के लिए ये एक अच्छा पाथ है। Then ज्ञान योग, yoga of self transcending knowledge. खुद को समझने के लिए, सेल्फ अवेयरनेस के लिए ये बेस्ट पाथ है ज्ञान योगा। अब हम ये समझने वाले हैं कि योगा को भगवत गीता में किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है, क्या-क्या बेसिक प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। तो सबसे पहला, योगा मीन्स इक्वानिमिटी। बेसिकली भगवत गीता में कहा गया है समत्वम योग उच्यते। इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है योगा मीन्स इक्वानिमिटी। अब ये इक्वानिमिटी क्या है? सो बेसिकली कोई भी पेन हो या प्लेजर हो, दोनों को सेम वे में डील करना। मींस अगर हमारे को कोई अच्छा बोल रहा है या हमें किसी ने बुरा बोला, हम दोनों ही कंडीशंस में न्यूट्रल हैं। मींस अगर हमें किसी ने अच्छा बोला तो ये नहीं कि हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए, किसी ने हमें बुरा बोला तो ये नहीं कि हम बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। मींस हम हर कंडीशन में न्यूट्रल हैं। हमारा माइंड किसी भी कंडीशन में एक्सट्रीम नहीं जाता है, ना ही राइट एक्सट्रीम ना ही लेफ्ट एक्सट्रीम। तब जब हम न्यूट्रल कंडीशन में हैं, दैट इज इक्वानिमिटी। तो तब हमारा माइंड पीसफुल रहता है और हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शनिंग करती है, और इसी की हेल्प से हमारी बॉडी ना ही हमें कोई डिजीज होगी, मेंटल डिजीज नहीं होगी, हमारी फिजिकल हेल्थ भी सही रहेगी क्योंकि हमारा माइंड सही है। सो अपने माइंड को सही रखने के लिए हमें इक्वानिमिटी प्रैक्टिस करनी होगी। भगवत गीता में योगा को कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है, योग है कर्मासु कौशलम। मीन्स योगा इज स्किल इन एक्शन। हम अपना काम कितने स्किलफुली करते हैं यही योगा है। द स्किल इज इन मेंटेनिंग रिलैक्सेशन एंड अवेयरनेस इन एक्शन। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमारा रोल है अपने कर्म पर ध्यान देना, हमें अपने काम पर ध्यान देना है, मीन्स अपने एक्शन पर ध्यान देना है। हम उसे रिलैक्सेशन के साथ, अवेयरनेस के साथ करें, एंड हमारा ध्यान रिजल्ट पर नहीं होना चाहिए। जब हमारा सारा ध्यान होगा एक्शन पर, हम प्रॉपरली अपना 100% देते हुए पूरी डिटर्मिनेशन के साथ अपना एक्शन करते हैं तो हमें उसका रिजल्ट भी जरूर मिलता है, जब प्रॉपर डेडिकेशन और कमिटमेंट दी जाएगी। तो इसलिए हमें अपने एक्शन पर ध्यान देना है, हमें उसमें स्किलफुल रहना है, एंड हमें रिजल्ट्स की चिंता नहीं करनी है। इसी की हेल्प से हम पीसफुली रह पाएंगे, हमारे पास एक पर्पस होगा। पर्पस क्या है? हमारा एक्शन। हम अपने एक्शन पर ध्यान देंगे, ना कि उसके रिजल्ट पर। दिस ऑल्सो हेल्प्स इन टेकिंग पॉजिटिव डिसीजन। जब हमें कोई भी डिसीजन लेना है हम पॉजिटिव डिसीजन लेंगे और पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, एंड पूरा लाइफस्टाइल सही रखेंगे, मॉडरेट ईटिंग होगी, मॉडरेट स्लीपिंग होगी, और अपने गोल के लिए प्रॉपरली डिटर्मिनेशन के साथ काम करेंगे। डेडिकेटिंग द डिवाइन क्वालिटीज। हमारी लाइफ का गोल होना चाहिए कि हम डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन रेस से दूर रहें। मीन्स
हमें ह्यूमैनिटी के साथ जीना है, पीसफुली जीना है एंड इसके लिए हमें अपने अंदर डिवाइन क्वालिटीज डेवलप करनी होंगी, जैसे फियरलेसनेस। हम कोई भी काम करने से पहले ही डर नहीं सकते, हमें हिम्मत होनी चाहिए। प्योरिफिकेशन ऑफ वंस एग्जिस्टेंस, कल्टीवेशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पर भी ध्यान देना है। चैरिटी, सेल्फ कंट्रोल, हमारा कंट्रोल होना चाहिए हमारे इमोशंस, थॉट्स एंड एक्शंस पर। परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस, हमारी चीजें जरूरी नहीं है कि हमारी ही रहेंगी, कोई सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि हमें उसे सेक्रीफाइस करना हो। स्टडी ऑफ वेदास, ऑस्टेरिटी मीन्स तपस, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया था, आपको सेल्फ डिसिप्लिन रहना है। सिंप्लिसिटी, नॉन वायलेंस, ट्रुथफुलनेस, फ्रीडम फ्रॉम एंगर, ट्रंक्विलिटी, जेंटलनेस, स्टीडी डिटर्मिनेशन मीन्स आप अगर पूरी डिटरमाइन होकर अपने कर्म पर ध्यान देते हैं तो आपको रिजल्ट भी जरूर मिलता है। उसके लिए आपको रिजल्ट पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा ध्यान देना है अपनी मेहनत पर, अपने कर्म पर। फॉरगिवनेस, क्लीनिनेस, फ्रीडम फ्रॉम एनवी। सो ये सभी कुछ डिवाइन क्वालिटीज हैं जो हमें अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। देन बैलेंस इन कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मीन्स हमें पता होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत, इस चीज का हमारा कॉन्शियस हमें पता होना चाहिए। वी शुड बी कॉन्शियस अबाउट इट, हम क्या खा रहे हैं, क्या हमारी हैबिट्स हैं, ये सभी चीजें हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए। अगर कोई चीज हमें गलत लग रही है तो हमें उसे लीव करना है, कोई चीज सही लग रही है तो उसे अडेप्ट करना है। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत, और उस चीज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। Here are the practice question. Explain concept of healthy living described in Bhagavad Gita. Explain the following types of yoga: Bhakti yoga, Karma yoga, Gyan yoga. Explain the following. Yoga means equanimity. How yoga is a skill action. Describe how yoga dedicate the divine qualities. So ये सभी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं. Try to answer these. Otherwise जब हम क्वेश्चन आंसर वीडियो में डिस्कस करेंगे वहां पर भी आप देख सकते हैं. ठीक है. Now, the last topic of this chapter: importance of subjective experience in daily yoga practice. जब हम डेली लाइफ में योगा प्रैक्टिस करते हैं तो उससे हमारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स, हेल्थ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर क्या इफेक्ट होता है, ये चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। जब हमारी बॉडी फिजिकली फिट होगी तो हमारी मेंटल हेल्थ भी सही होगी, स्पिरिचुअल हेल्थ भी सही होगी, सोशल हेल्थ भी सही होगी, मीन्स हमारी ओवरऑल हेल्थ बनी रहेगी। तो इसलिए ये सभी एस्पेक्ट्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। यहाँ पर हम हेल्थ के चारों एस्पेक्ट्स के बारे में समझने वाले हैं: फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल। Physical health. The health of the body is of fundamental importance in life. To preserve and restore health, there are आसन, प्राणायाम एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स। हम जानते हैं योगा हमें योगा जब हम प्रैक्टिस करते हैं उसमें डिफरेंट आसन, प्राणायाम होते हैं। तो इन सभी की हेल्प से हम अपनी हेल्थ को प्रिजर्व रख सकते हैं। अगर हमारी हेल्थ ऑलरेडी खराब है उसे रिस्टोर कर सकते हैं। फिजिकल हेल्थ को सही रखना बहुत जरूरी है एंड इसे सही रखने में हेल्प करती है योगा। फिजिकल डेवलपमेंट हमारी पूरी लाइफ को अफेक्ट करता है एंड ये बाकी डेवलपमेंट के लिए भी एक बेसिस होता है। हमारी मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए ये एक बेसिस होता है। जब हम फिजिकली हेल्दी होंगे तभी हम अपनी बाकी हेल्थ पर ध्यान दे पाएंगे। तो इसलिए हमें अपनी फिजिकल डेवलपमेंट पर ध्यान देना है। हमारी बॉडी, हाइट, वेट रेशियो, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट, इन सभी डेवलपमेंट्स पर ध्यान देना है। हमारा नर्वस सिस्टम सही हो, हमारे सभी तरह के सिस्टम सही हो, हमारी कंडीशन ऑफ हेल्थ अच्छी बनी रहे, ये चीज हमें कैसे इंश्योर करनी है? थ्रू वेरियस आसन्स एंड प्राणायाम ऑफ योगा। एंड यस, ऑफ कोर्सली जब हम बात करते हैं योगा की तो योगा के फुल बेनिफिट्स लेने के लिए हमें क्या करना है? हमें योगा के साथ साथ अपनी योगिक डाइट पर भी ध्यान देना है। तो हम किस तरह का फूड कंज्यूम कर रहे हैं एंड उसकी क्वांटिटी कितनी है, मींस अप्रोप्रिएट क्वांटिटी होनी चाहिए एंड फूड भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ये दोनों फैक्टर्स ही मिलकर हमारी फिजिकल हेल्थ में कंट्रीब्यूट करते हैं। मेंटल हेल्थ।
मेंटल हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है पूरी हेल्थ का, हमारी पूरी ओवरऑल वेलबींग बनाए रखने के लिए। मेंटल हेल्थ एक ऐसी स्टेट है जिसमें हम अपने साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल वेलबींग की बात करते हैं। सो इमोशनल वेलबींग का मतलब है कि हम अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखें, कब कैसा बिहेव करना है ये चीज हमारे कंट्रोल में है, हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में है। हम ऐसे एक्शंस कर रहे हैं जो फ्रूटफुल है हमारी सोसाइटी के लिए, एंड हम अपनी डेली लाइफ के पूरे रूटीन्स प्रॉपरली फॉलो कर पा रहे हैं। जब हम अपने माइंड की बात करते हैं तो हमें अपने माइंड को कंट्रोल में रखना है, हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स ना आए, हम पॉजिटिव सोचें। जो भी हम काम कर रहे हैं उसको एक पॉजिटिव थॉट पॉजिटिव फीलिंग के साथ करना है। अगर हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स चलते रहेंगे उसकी वजह से मेंटल इलनेस, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसलिए जरूरी है कि हम पॉजिटिव फीलिंग्स रखें, थॉट क्लियर होने चाहिए, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इनर फ्रीडम बनी रहनी चाहिए, कंटेंटमेंट होना चाहिए, जो है उसमें सेटिस्फाइड रहें, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट रहें। ये सभी बेसिस हैं मेंटल वेलबींग के लिए। तो इसलिए हमें नेगेटिव क्वालिटीज को ओवरकम करना है एंड पॉजिटिव थॉट्स को प्रमोट करना है। नेक्स्ट, सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ का सिंपल टर्म्स में मीनिंग ये है कि हम दूसरों के साथ कितने अच्छे से रहते हैं। अगर हम अच्छे से रहते हैं मीन्स हम सोशली हेल्दी हैं। बट अगर हम अच्छे से नहीं रहते, दूसरों के साथ प्रॉपरली बिहेव नहीं करते, देन वी आर नॉट सोशली हेल्दी। सो सोशल हेल्थ का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हमारा एटीट्यूड कैसा है, बिहेवियर कैसा है दूसरों के लिए, मीन्स हम हमारी सोसाइटी में हमारा बिहेवियर कैसा है, हम कैसे काम कर रहे हैं अपनी सोसाइटी में। That is one important aspect of social health. It is the outcome of the process of socialization. एक प्रोसेस है सोशलाइजेशन जिसमें हम बाकी लोगों के साथ मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। उसमें हमारा एटीट्यूड कैसा है, हम उनके साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, ये चीज अफेक्ट होगी हमारे मेंटल एटीट्यूड से। एंड हेंस जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि सभी एस्पेक्ट्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर हमारा मेंटल एटीट्यूड सही होगा तभी हम बाकी लोगों के साथ हार्मनी में रह पाएंगे। आजकल हम देखते हैं कि क्राइम्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, ये भी सोशल इलनेस का ही एक एग्जाम्पल है। क्योंकि अगर हम सोशली हेल्दी हैं तो हम सोशली कोई क्राइम नहीं करेंगे, बट अगर हम सोशली हेल्दी नहीं हैं तो हमें वो क्राइम करने में कुछ गलत नहीं लगता, इसी वजह से वो क्राइम करते हैं। तो इसलिए ये सोशल इलनेस है, मीन्स ये इंडिकेट करता है कि हम सोशली हेल्दी नहीं हैं। तो इसके लिए हमें ग्रुप प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, हमें दूसरों को कॉपरेट करना चाहिए, कोई कंपटीशन है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, लोगों के साथ फ्रेंडली रहना चाहिए। किसी को हेल्प की नीड है तो सिंपैथी दिखाकर उसकी हेल्प भी करनी चाहिए, कम्युनिकेशन रखना चाहिए बाकियों से। तो इस तरह से हम सोशल डेवलपमेंट कर सकते हैं। The experience of yoga in daily life can assist in overcoming this illness and grant people a new positive aim and purpose in everyday life. जब हम डेली योगा प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपनी सोशल इलनेस को ओवरकम कर सकते हैं, अपना एक पॉजिटिव माइंडसेट बना सकते हैं, लोगों से अपना सोशल इंटरेक्शन बढ़ाकर अपनी सोशल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। The importance of keeping a good positive company has a great influence upon our mind. जब हमारे आसपास की कंपनी मीन्स जिन लोगों से हम बात करते हैं, जिन लोगों के साथ हम बोलते हैं, वो सभी अगर अच्छे हैं, अगर हमारी कंपनी पॉजिटिव है तो इसका हमारे माइंड पर एक अच्छा इन्फ्लुएंस होता है। अगर हमारी कंपनी अच्छी नहीं होगी, हमारे आसपास के लोग अच्छे नहीं होंगे, तो हमारे माइंड पर भी गलत इफेक्ट होगा। इसलिए हमें अपनी कंपनी मीन्स अपने आसपास के लोगों को अच्छा रखना है, जो हमारे लिए अच्छा सोचें, हम उनके लिए अच्छा सोचें, मीन्स एक गुड एंड पॉजिटिव कंपनी बनाए रखनी है। To practice yoga intends to be active in the positive sense and to work for the welfare of all of humanity. Means सभी के वेलफेयर के लिए, सभी के लिए हमें वर्क करना है एंड हमें ऐसे काम करने हैं जो हमारी सोसाइटी के लिए पीसफुल हो। इसके लिए हमें जब हम योगा प्रैक्टिस करते हैं तो हमें इसी माइंडसेट को ध्यान में रखना है कि हम जो भी करें वो पॉजिटिव सेंस में करें। नेक्स्ट, स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल हेल्थ का फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है एंड ये ह्यूमैनिटी का हाईएस्ट परसेप्ट भी होता है, अहिंसा परमो धर्म। मीन्स अहिंसा ही परम धर्म है।
इसका मतलब है कि हमें अपने थॉट्स, वर्ड्स, फीलिंग्स, एक्शन सभी में नॉन वायलेंस रखना है। मीन्स हमें ना ही कुछ गलत सोचना है, ना ही कुछ गलत बोलना है, ना ही कुछ गलत करना है। हमारी हर चीज में नॉन वायलेंस डिपिक्ट होना चाहिए। हमें हर चीज में नॉन वायलेंट रहना है। जब हम स्पिरिचुअल हेल्थ की बात करते हैं तो स्पिरिचुअल हेल्थ को बनाए रखने के लिए हमें प्रेयर करनी चाहिए, मेडिटेशन, मंत्र उच्चारण, ये सभी चीजें हम कर सकते हैं। इससे पॉजिटिव थिंकिंग भी डेवलप होगी, टॉलरेंस डेवलप होगी एंड हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ इंप्रूव होगी। ह्यूमंस ought टू बी प्रोटेक्टर्स नॉट बी डिस्ट्रॉयर्स। ह्यूमंस को प्रोटेक्टर बनना चाहिए, ना कि डिस्ट्रॉयर। लोगों को प्रोटेक्ट करें, उनके लिए एम्पैथी रखें, कंपैशन रखें, फ्रेंडली रहें, बट डिस्ट्रॉयर ना बने, किसी के साथ किसी भी प्रकार नॉन वायलेंट ना हो। Qualities that really make us human are the capacity to give, understand and forgive. हम इसलिए ह्यूमन है क्योंकि ऐसे तो बाकी लोग, जो बाकी जानवर हैं वो भी जी रहे हैं, पर हम उनसे अलग कैसे हैं? क्योंकि हमारे पास ये एबिलिटी है, भगवान ने हमें ये कैपेसिटी दी है कि हम समझ सकते हैं। हम सामने वाले को क्षमा कर सकते हैं, हम उसको फॉरगिव कर सकते हैं। एंड अगर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा है, हमें दिख रहा है कि सामने वाले को जरूरत है, तो हम उसे डोनेट भी कर सकते हैं। दैट इज द पार्ट ऑफ चैरिटी। तो ये सभी क्वालिटीज हमें ह्यूमन बनाती है। तो हमें ये रियलाइज करना है कि हमारा रोल क्या है एंड हम किस तरह से किसी की भी हेल्प कर सकते हैं, ये चीज हमें समझनी है। स्पिरिचुअल हेल्थ को बनाए रखने के लिए हम ये तो ध्यान रखते ही हैं कि हमें गॉड को सरेंडर करना है। एंड इसके साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को अपनी डेली लाइफ में फॉलो करें। जैसे हम सभी के लिए अंडरस्टैंडिंग रखें एंड सभी के लिए पॉजिटिव फीलिंग्स रखें, हेल्पफुल रहें, कंपैशनेट रहें। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए, बट सभी के लिए, चाहे वो किसी भी नेशन का हो, किसी भी रेस का हो, किसी भी रिलीजन का हो। हमें ये ध्यान रखना है कि हम ह्यूमन हैं, तो हमें ह्यूमैनिटी शो करनी है। तो जब हम इस चीज का ध्यान रखेंगे, तभी हम स्पिरिचुअल हेल्थ पर भी ध्यान दे पाएंगे। स्पिरिचुअल अर्ज इज रिलेटेड टू द सर्च ऑफ हैप्पीनेस एंड टर्मिनेशंस ऑफ मिजरी। स्पिरिचुअल हेल्थ में हमें यही देखना है कि हम हैप्पीनेस के लिए सर्च करें, मींस हम हैप्पीनेस को ढूंढें एंड मिजरी को एंड करें। तो वो हमारी मिस्ट्री है या किसी और की मिस्ट्री है, मींस अगर कोई और भी दुख में है तो हमें उसकी भी हेल्प करनी है। एंड जब हम उसकी हेल्प करेंगे तो हमें भी खुशी मिलेगी। इस चीज को हमें यहाँ पर याद रखना है। नाउ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो एक्सप्लेन द फॉलोइंग: फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ। यहाँ पर जो क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड किए, वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के। एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में डिस्कस नहीं किए हैं। ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस आंसर्स के साथ हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड ये चैप्टर की एक्सप्लेनेशन यहाँ पर कंप्लीट होती है। क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं ताकि आप खुद प्रैक्टिस कर पाएं, एंड क्वेश्चन आंसर्स की सेपरेट वीडियो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है? So that was all for today. We'll meet you soon in the next video. Till then, bye everyone.